हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज की क्लास में हम पॉलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हम अमेंडमेंट का मतलब समझ लेते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं। देखो, आप सबको पता है 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में या 1949 में अडॉप्ट किया गया था, 50 में लागू हुआ था। तो उस टाइम का था लगभग, अब तक 75 इयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 74 75 इयर्स। सो होता क्या है, बेसिकली उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे उस टाइम के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। तो अभी समय के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, अब चेंजेस से मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ सब्सट्रैक्ट करना, मतलब कुछ घटाना या कुछ जोड़ना, वही क्या कहलाता है, हमारा अमेंडमेंट कहलाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है जिसमें हम समझेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट्स में सेशन को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अमेंडमेंट, क्या होता है अमेंडमेंट। सेकंड, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा। एंड थर्ड होगा टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Clear? So the image used in our side deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in the deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं अमेंडमेंट से। सबसे पहले तो आपको एक आर्टिकल याद रखना है, विच इज आर्टिकल 368। और कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 20 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक एक करके देखते हैं। देखो, क्या है, आप सबको पता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमें कोई चेंज करने की जरूरत है, कोई ऐसी कंडीशन है या हमें नीड है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे ये लाइन लिखी हुई है, लेट्स सपोज करो ये कॉन्स्टिट्यूशन मान लो जो मैंने लिखा है। अब मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से चेंज कर दूंगा, कोई पर्सन अपनी मर्जी से चेंज कर देगा। इसे चेंज करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होगा जिसे हम क्या नाम देंगे, अमेंडमेंट देंगे। तो क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ ऐड या कुछ हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं, देखो क्या होता है, दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एक यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना बहुत इजी है, लेकिन जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल है। तो भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया। ना तो हम ब्रिटिश की तरह इतना इजीली चेंज कर सकते हो, ना ही यूएसए की तरह हमारा अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर बहुत टफ है। सो हमारा क्या है, मिक्स है, ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, बल्कि दोनों का सिंथेसिस है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें ना तो बिल्कुल लचीलापन है ना ही कठोर है, दोनों का मिश्रण है। मीन्स हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए एक प्रोसीजर भी होगा। अब हमने कहा कि हमें अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो कौन चेंज कर सकता है। सबसे पहले तो स्टेट के पास कोई पावर्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू यानी पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। तो सारी पावर्स किसके पास है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो सिर्फ संसद के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। और ये पावर संसद को, पार्लियामेंट को किसने दी है, ये पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है। आर्टिकल 368 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो आर्टिकल 368 के अंदर भाग 20वां या भाग 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रोसीजर।
तो अगर आपसे पूछा अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के पास, जैसे मैंने बताया कि उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की। अमेंड करने से मतलब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है और कुछ पूरी तरह से हटाया भी जा सकता है। हाउएवर, आप सबको पता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, तो पार्लियामेंट चाहे तो पूरे फंडामेंटल राइट्स को रिपील या नहीं हटा सकती, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज कर सकती है बिना बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जारी किया गया था व्हेन केशवानंदा भारती केस वाज डिक्लेयर इन अप्रैल 1973। तो केशवानंदा भारती केस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस क्लास में। आपको सिंपल से याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा भी था। फंडामेंटल राइट्स को लेके, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके ये केशवानंदा भारती केस चल रहा था, और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे केशवानंदा भारती केस में। तो केशवानंदा भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट अमेंड तो करेगी, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में ये निहित है। आर्टिकल 368 पावर देता है कि पार्लियामेंट अमेंड करेगी और एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। अब देखो, अगर हम बात करें संविधान को संशोधन करने के लिए, तो संविधान संशोधन का जो बिल है वो सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। जब मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा तो पार्लियामेंट के दो सदन होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो ये लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी स्टार्ट होता है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? तो जैसा मैंने बताया, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट होगा, प्राइवेट गवर्नमेंट से ये स्टार्ट नहीं होगा। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? ओके, ये जो बिल आएगा ये किसी भी मिनिस्टर के थ्रू स्टार्ट हो सकता है, या भी कोई भी प्राइवेट मेंबर है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, मतलब कोई भी एमपी है उसके थ्रू स्टार्ट होता है, और इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट जो बेसिकली राज्यसभा है उसकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिल आएगा, चाहे वो लोकसभा से आए चाहे वो राज्यसभा से आए, तो वो बिल कैसे पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। मतलब कम से कम 2/3 मेंबर्स क्या होने चाहिए, सदनों में एग्री होने चाहिए। तो 2/3 जो होगा, तो विधायक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। मतलब 2/3 से अर्थात सदन की कुल सदस्य के बहुमत से और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो या तो जितने भी टोटल मेंबर्स है उनके 2/3, या जो प्रेजेंट है उनके 2/3 मेंबर्स कम से कम एग्री होने चाहिए। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कितनी मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर क्या है, अगर जो बिल है वो अमेंड कर रहा है फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो संघीय प्रावधान है उनको अमेंड कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स एग्री होने चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। सो अब देखो यहाँ पे स्टेट का रोल कैसे आया। अगर फेडरल प्रोविजन में कोई चेंजेस होते हैं, फेडरल सिस्टम से रिलेटेड कोई चेंज होते हैं, तो यहाँ पर आधे स्टेट जितने भी भारत में है वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करेंगे, उसके बाद बिल किस में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जिसमें करना है, तो उसके बाद ये परमिशन के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो फाइनल परमिशन कौन देंगे, प्रेसिडेंट अपना एक्सेंट देंगे। या तो वो इस बिल को होल्ड नहीं कर सकते और रिटर्न नहीं कर सकते कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। वे न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते और न ही विधेयक को वापस
कर सकते हैं संसद में पुनर्विचार के लिए। तो एक बार इस तरह से पास हो गया तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एक्सेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज वीटो पावर टू दीज बिल्स, नॉर एब्सोल्यूट वीटो पावर एंड नॉट सस्पेंस वीटो पावर। क्लियर? जैसे ही प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी तो जो अभी ये बिल आया था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहीं से ये फिर क्या कहलाएगा? अमेंडमेंट कहलाएगा। तो प्रोसीजर समझ आया? बड़ी सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा है बिल लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट होने के बाद दोनों सदनों से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना एसेंट देंगे, और उसके बाद क्या कहलाएगा? ये अमेंडमेंट। तो एक प्रोसीजर तो ये हुआ। एक प्रोसीजर क्या हुआ? अगर फेडरल से रिलेटेड कोई बिल है, फेडरल प्रोविजन से, तो हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं भारत के हाफ स्टेट्स की, वहां से बिल पास होना चाहिए 1/3 मेजोरिटी से। उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी होगा, और लोकसभा राज्यसभा तो से तो पास होगा ही होगा, और प्रेसिडेंट मंजूरी देने के बाद ये क्या कहलाएगा? अमेंडमेंट। तो सिंपल टर्म में ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। अब आते हैं हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 368 की जब बात होगी तो आर्टिकल 368 दो तरह के अमेंडमेंट्स की बात करता है। एक अमेंडमेंट वो जो जो पार्लियामेंट है उसमें पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, और एक अमेंडमेंट वो जो भारत के जो राज्य है आधे से ज्यादा या कम से कम आधे राज्यों में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, जैसी अभी हम लोगों ने समझा है। तो अगर ये फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, दूसरी जगह भेज, दूसरी कंट्री को क्या नाम है बाउंड्री, जैसे बेरूबरी केस हुआ था आगे अभी हम समझेंगे, तो उस कंडीशन में स्टेट की मेजोरिटी की भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा क्या होता है? देखो, सम अदर आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। कुछ और अनुच्छेद हैं जिनमें संसद के साधारण बहुमत की बात की गई है कि जो दोनों हाउसेज हैं वहां पर वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास होना चाहिए। बट ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये आर्टिकल 368 के तहत प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। सो इसलिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वो क्या, सिर्फ जो 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट होते हैं वही आर्टिकल 368 के तहत पूरी तरह से संशोधन कहलाते हैं। सो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 पार्ट्स में अमेंड कर सकते हैं। पहला, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब एक तो वो बिल्स जो संसद में साधारण बहुमत मतलब 1/3 की बहुमत से पास होंगे, एक वो बिल जो संसद में विशेष बहुमत मतलब 2/3 से होंगे, और कुछ बिल्स ऐसे होंगे जो संसद में तो स्पेशल मेजोरिटी से होंगे, उसके साथ साथ उन्हें विधानमंडल्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, और कम से कम भारत के हाफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एग्री होनी चाहिए 1/3 की मेजोरिटी से। सो अभी हम एक बार पहले वो देखेंगे कि जो आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आते, जिनके लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ता है, वो कौन कौन से अमेंडमेंट हो सकते हैं। अब सबसे पहले एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई नए राज्य का प्रवेश या स्थापना हो रही है, नया राज्य बन रहा है, तो उसके लिए संसद को क्या करना पड़ेगा? 1/3 की मेजोरिटी से वो अमेंड कर सकती है, जो 368 के दायरे में नहीं आएगा। सेकंड, अगर बाउंड्रीज में चेंज करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नाम में चेंज करना है, उसके साथ साथ अगर जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, आप सबको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अभी तो 6 ही स्टेट्स हैं जिन्हें बाइकैमरल स्टेट्स कहा जाता है, तो हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना या क्रिएट करना है, उसके साथ साथ अगर हमें शेड्यूल सेकंड में कुछ चेंज करना है, क्या पढ़ा था शेड्यूल सेकंड में? हमने कुछ अलाउंसेस से रिलेटेड पढ़ा था, जिसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इधर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, इन सब के अलाउंसेस में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर एटसेट्रा, अगर इनमें चेंज करना है तो पार्लियामेंट किस तरह से अमेंडमेंट होगा? 1/3 की मेजोरिटी से। अगर कोरम से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कुछ चेंज करने हैं इन पार्लियामेंट, रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट में कुछ चेंज करना है,
पार्लियामेंट और इसकी मेंबर्स और इसकी कमिटीज के प्रिविलेजेस में कुछ चेंजेस करना है तो सब किस तरह से होगा? 2/3 मेजोरिटी से होगा। क्लियर? उसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में कोई चेंज करना है, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें कोई बदलाव करना है, यूनियन टेरिटरीज में कोई चेंजेस करने हैं, और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कुछ चेंज करना है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी को डील करते हैं, लेकिन छठे शेड्यूल और फिफ्थ में डिफरेंस क्या है कि सिक्स शेड्यूल स्पेशल 4 स्टेट्स के बेसिकली एससी एंड एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात करता है। तो इस शेड्यूल्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा अमेंडमेंट 3 तरह से होगा। अभी देखो हमने सिंपल यही समझा है ना, 3 तरह से अमेंडमेंट हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने सिंपल मेजोरिटी में देखा क्या, सिंपल मेजोरिटी में अगर ये चीजें हो रही है, कौन कौन सी चीजें बेसिकली, कि अगर हमें चेंजेस करने हैं, कोई नया स्टेट बनाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, सैलरीज अलाउंसेस में कुछ चेंजेस करने हैं, इलेक्शन में स्टेट के और सेंटर के में, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी और फिफ्थ सिक्स शेड्यूल में चेंज करना है, तो 1/3 मेजोरिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। अब 2/3 मेजोरिटी की जरूरत कहां पर पड़ती है? तो 2/3 का मतलब तो हो गया स्पेशल मेजोरिटी, जिसका मतलब होता है टोटल मेंबरशिप। आपने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस इरिस्पेक्टिवली ऑफ वेदर दे आर वैकेंसीज और एब्सेंट। तो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनके 2/3 का एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो 2/3 मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंज करना है, डीपीएसपीज में चेंज करना है, अगर हमें इलेक्शन कमीशन में चेंज करना है, तो अगर इस तरह से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, हमें जुडिशरी में कोई चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वो कब पास होगा बिल? जब 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट एग्री हो। क्लियर? उसके अलावा जीएसटी में हमें कोई चेंज करना है, 7 शेड्यूल में अगर लिस्ट है उनमें हमें कोई चेंजेस करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का पार्लियामेंट के अंदर, उसमें कुछ चेंज करना है, लेजिस्लेटिव पावर्स में कुछ डिवाइड करना है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में है। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल 3। ओके, आर्टिकल 368 में खुद में कुछ चेंजेस करना है, मतलब संशोधन की प्रक्रिया में भी कुछ चेंजेस करना है, तो इन सब के लिए किसकी मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इसके लिए भी कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जब अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की हम बात करें, तो आर्टिकल 368 में क्लियर मेंशन है कि हम आर्टिकल 368 में मेजरली चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर? अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए सारी पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। सारी पावर्स पार्लियामेंट में निहित है। पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, अनलाइक यूएसए। जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो यूएसए में स्टेट और सेंटर्स दोनों के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके अलावा अगर मैं एक पॉइंट की और बात करूं, जैसे हमने समझा कि अगर हमें फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई चेंज करना है, तो अगर हमें फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई चेंज करना है तो बिल पार्लियामेंट के बाद कहां पर जाएगा? स्टेट्स में जाएगा। अब स्टेट के पास पहले कोई टाइम फ्रेम नहीं होता था, स्टेट जब चाहे उस बिल को क्या नाम है पास करने के लिए जितना भी टाइम ले सकता था, उसे रिजेक्ट कर सकता था। और रिजेक्शन जरूरी नहीं है कि वो माना जाए पार्लियामेंट के थ्रू, बट अभी कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर कोई बिल स्टेट के पास जाता है सेंटर में अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो स्टेट को क्या करना होगा? जो प्रेसिडेंट ने टाइम दिया है उस टाइम लिमिट में ही बिल पास करना होगा। अगर स्टेट उस बिल पर अपनी रिकमेंडेशन नहीं देता है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसे ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मेजर पार्ट्स की हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम मेजर पार्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो पार्लियामेंट के थ्रू सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। सिर्फ कुछ ही केसेस होते हैं, जैसे अभी हमने समझा है, जिनमें हाफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को अगर मैं यूएसए के साथ कंपैरिजन करूं तो यूएसए में 3/4 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है।
क्लियर? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑर्डिनरी बिल है अगर कोई, उसके लिए हम जॉइंट सिटिंग बैठा सकते हैं। जॉइंट सिटिंग आपको पता है ना, पार्लियामेंट में हम पढ़ चुके हैं, जब लोकसभा राज्यसभा को प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे, एक साथ बैठाएंगे, तो आर्टिकल 108 के तहत उसे जॉइंट सिटिंग नाम दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अमेंडमेंट के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर कोई साधारण बिल है तो उसके लिए हम जॉइंट सिटिंग बैठा सकते हैं। क्लियर? संशोधन की जो ये प्रक्रिया है, ये विधायक प्रक्रिया के बिल्कुल समान है। अच्छा, अगर हम संशोधन के बेसिकली प्रक्रिया की बात करें तो ये बहुत ही अधूरा है। इसमें वे निर्णय लेने की व्यापक गुंजाइश छोड़ते हैं जो न्यायपालिका से संबंधित मामले होते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी मैटर्स होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो अमेंडमेंट का तरीका है वो सिंपल और इजी है, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है, जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। रिजिड क्यों है? क्योंकि 2/3 की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरह का बैलेंस है। एक केसी नियोगी ने भी बेसिकली ये वो स्टेटमेंट दी की थी कि जो हमारा ये अमेंडमेंट प्रोसीजर है, अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिड। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड के बीच में एक ये अच्छा बैलेंस है। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि while we want this constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in the constitution. सो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, जिसमें कोई बदलाव ना हो सके। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमानेंट नहीं है, स्थायित्व नहीं है, इसमें चेंजेस की गुंजाइश है। उसके साथ साथ देयर शुड बी ए सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इफ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट, यू स्टॉप द नेशन ग्रोथ। क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हर किसी को क्या होना जरूरी है, चेंजेस होने जरूरी है। तो कानूनों में भी चेंजेस होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन अगर हम इसे रिजिड और परमानेंट बना देंगे तो इससे क्या होगा, जो नेशन ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि सभा ने केवल लोगों को कनाडा की तरह संविधान में संशोधन करने के अधिकार से वंचित करके, या संविधान में संशोधन को संविधान के अधीन बनाकर इस संविधान पर अंतिम और अचूक की मुहर लगाने से परहेज किया है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों की पूर्ति, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए एक आसान प्रक्रिया प्रदान की गई है। तो ये एज इट इज स्टेटमेंट था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि हमने ऐसा नहीं किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के कुछ ऐसे रूल्स बना लिए, कुछ ऐसे एबनॉर्मल रूल्स बना लिए कि इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। एक सिंपल बेसिकली हमने एक प्रोसीजर अपनाया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा केसी नियोगी के भी बहुत सारे मत रहे हैं कि द वेराइटी इन द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वाइड बट रेयरली फाउंड। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज करने का प्रोसीजर लिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बट बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा पाया जाता है। क्लियर? तो ये था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट कि कैसे कैसे अमेंडमेंट्स हुए, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, अब हमें इसमें मेजरली अमेंडमेंट्स को समझना है। सो ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, अमेंडमेंट प्रोसीजर का। एक एक करके अब हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है व्हाट इज अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होता क्या है, अमेंडमेंट को लेकर मत क्या है। सेकंड, अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। 3 प्रोसीजर्स पढ़े हैं हमने, जिसमें सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट परमिशन हमने पढ़ा है। उसके अलावा कुछ जो बेसिकली पॉलिटिशियंस रहे हैं, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स रहे हैं, उनके क्या मत रहे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए। हमने आर्टिकल 368 देखा और पार्ट 20 देखा। अब अमेंडमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कब हुए हैं और उनमें क्या क्या हुआ है, ये हमें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन सबसे पहला 1951 में हुआ, जिसके अंदर क्या किया गया, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया। अब 9th शेड्यूल क्या है, एक एक करके धीरे से समझते हैं इसे। व्हाट इज 9th शेड्यूल? 9th शेड्यूल की जब मैं बात करूंगा तो 9th शेड्यूल करके एक शेड्यूल बनाया गया। शेड्यूल हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी रूल गवर्नमेंट बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है और उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना चाहती है, तो उस लॉ को किसके अंदर डाल दिया जाए, अगर 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में।
सो एक 9 शेड्यूल बनाया गया जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी कानून बनाकर अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट 9 शेड्यूल के अंदर डाल देती है तो उसे जुडिशियल स्क्रूटनी से या न्यायिक जांच से बचाया जा सकता है, उस पर कोई भी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। ये भी कंट्रोवर्शियल रहा, बहुत सारे स्टेट्स ने इसका फायदा उठाया अपने पॉलिटिकल बेसिकली उल्लू सीधा करने के लिए। बहुत सारे रूल्स बनाए 9 शेड्यूल में डाल दिए ताकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसे क्या ना किया जा सके, चैलेंज ना किया जा सके। आगे चल के जब केशवानंदा भारती केस आया तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है रूल तो उसे क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो आपको पहला अमेंडमेंट याद रखना है 1951 जिसमें 9 शेड्यूल लाया गया और उसके साथ साथ क्या किया गया 9 शेड्यूल में आ, कोई भी रूल्स अगर जाएगा तो उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। नाउ सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था 1951 में जिसमें आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 में चेंजेस किए गए थे। आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लोकसभा से, ये रिलेटेड है विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब क्या क्या चेंजेस किए गए इसके अंदर, तो देखो क्या था, अभी सेंसस हुआ था, जस्ट सेंसस के बाद ये चेंजेस हुए थे। तो इसमें क्या किया गया, जो एक एमपी है वो मोर देन 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, लेकिन इस अमेंडमेंट में मैंडेटरी कर दिया गया कि एक एमपी चाहे तो 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर 10 लाख लोग रह रहे हैं। इस अमेंडमेंट से पहले क्या था कि इन 10 लाख लोगों पे 2 एमपीज बनेंगे, क्योंकि एक एमपी के लिए क्राइटेरिया क्या था कि वो 7.5 लाख लोगों से ज्यादा के लिए नहीं बन सकता। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद क्या आ गया कि एक एमपी 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट किया गया थर्ड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट कब किया गया? 1954 में किया गया। थर्ड अमेंडमेंट में आर्टिकल 170 में चेंज किए गए और सेम रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किया गया आफ्टर 1951 सेंसस। तो जो चेंज सेकंड में किए गए थे वही चेंज थर्ड में किए गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। नेक्स्ट इज फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। चौथा अमेंडमेंट एक्ट था वो कब किया गया? 1955 में किया गया। अब फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट का या फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन देखो क्या था। फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं फोर्थ अमेंडमेंट की बात करूंगा तो काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहा था ये। इसने क्या किया, आर्टिकल 31 किससे रिलेटेड है? राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की लॉ रिलेटेड टू द एक्विजिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर सच एक्विस्टेंस। तो सिंपल सी टर्म में मैं बात करूं कि जो सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति अर्जित करने के लिए राज्य को सशक्त बनाने हेतु आर्टिकल 31 और 31A में संशोधन किया गया, तथा अगर कोई भी कानून बनता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो स्टेट और सेंटर उसे किस में डाल सकता है? 9 शेड्यूल में डाल सकता है, ताकि उसे जुडिशियल रिव्यू के लिए वो ना जाए या जुडिशियल चैलेंज उसके ऊपर ना हो। नेक्स्ट, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में दोनों राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, इसमें चेंज किए गए, जिसमें बेसिकली रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, ताकि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। तो शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगारों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया गया था। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। अच्छा, अब सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट समझ लो, बहुत सारी चीजें हुई हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट किए गए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर। तो यहां पर मैं 2-3 पॉइंट समझाता हूं। सबसे पहले तो एक गवर्नर को 2 स्टेट्स या मोर देन 2 स्टेट्स के लिए लागू किया गया। पहले क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन था कि हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। आगे चल के इसी अमेंडमेंट के तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए अलाउ कर सकती है। सेकंड चेंज क्या किया गया इसमें, एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी अलाउ किया जा सकता है।
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा, बट इस अमेंडमेंट में मैंडेटरी कर दिया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए अलाउ कर सकती है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था, पार्ट 7, जो ग्रुप बी स्टेट्स के लिए डील करता था। अब ये क्या है ग्रुप बी? ग्रुप बी थे प्रिंसली स्टेट। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टेट्स को 4 पार्ट्स में बांट दिया था, ए बी सी डी। तो देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो पार्ट 7 के अंदर क्या किया गया है, जो स्टेट्स बनाए गए थे तो वो अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे। ग्रुप बी का आपको सिर्फ समझना है, ग्रुप बी के अंदर सारे प्रिंसली स्टेट रखे गए। लेकिन 1956 में क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। अब ये प्रिंसली स्टेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं था, इनकी पावर्स तो खत्म होती जा रही थी और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो प्रिंसली स्टेट की कोई मतलब नहीं था। तो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ग्रुप बी को हटाया गया, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको हटा दिया गया, तो मतलब पार्ट 7 को हटाया गया। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आप ये भी कह सकते थे जो हमारा पार्ट 7 था उसको रिमूव किया गया, या जो ग्रुप बी स्टेट्स थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स की भी पावर्स को खत्म कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट इज 8th अमेंडमेंट 1959। 8th अमेंडमेंट 1959 में क्या किया गया, सिंपली फाइनेंस का जो इलेक्शन कमीशन था उसको मोर पावरफुल किया गया ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर सके। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, 327 इलेक्शन से रिलेटेड डील करते हैं, तो इन आर्टिकल्स में चेंज करके जो हमारा इलेक्शन कमीशन था, जो हमारा चुनाव आयोग था, उसको और पावरफुल किया गया था। अब 9th अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, 9th अमेंडमेंट हुआ था 1960 में। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड था बेरूबरी केस से, आप देख भी सकते हैं। अब थोड़ा सा ये केस स्टडी समझनी पड़ेगी। 1958 में क्या हुआ, इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कुछ टेरिटरी बेरूबरी की हमें किसको देनी पड़ी, पाकिस्तान को देनी पड़ी। उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्या है, आर्टिकल 3 कहता है कि अगर हमारे स्टेट की बाउंड्रीज में कोई भी ऑल्टर होगा तो उसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत करने की जरूरत नहीं है। एक बिल पास कर दो 1/3 मेजोरिटी से, देन उसे प्रॉपर अमेंडमेंट मान लिया जाएगा। बट वो इसलिए है कि अगर हम कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं या हम अपनी बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत कोई बाउंड्री अपनी किसी दूसरी कंट्री को देता है तो उसके लिए अमेंडमेंट करना जरूरी होगा। तो 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में हमने क्या किया था, उससे 2 साल पहले थोड़ी सी टेरिटरी बांग्लादेश को या फिर ईस्ट पाकिस्तान को दी थी। तो इस वजह से हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी और ये मैंडेटरी हो गया कि अनुच्छेद 3 में अगर हम कोई एक टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम टेरिटरी अपनी किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है 12th अमेंडमेंट एक्ट। 12th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1962 में आया था, जिसमें गोवा, दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। उसके साथ साथ आर्टिकल 81, 170 और 330 में भी क्या किया गया, चेंजेस किए गए, जिसमें सीट्स को क्या किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की सीट्स को चेंज किया गया आफ्टर 1961 सेंसस। तो गोवा, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किए गए थे और उसके साथ साथ आर्टिकल 81, 170 और 330 के तहत लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को भी चेंज किया गया था। नेक्स्ट इज 13th अमेंडमेंट। तो 13, 14 दो अमेंडमेंट है। तो 13th अमेंडमेंट में क्या किया गया, बेसिकली एक तो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया आर्टिकल 371A के तहत। उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है पांडिचेरी, उसे स्पेशल यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट इज 20th अमेंडमेंट, 20वां संविधान संशोधन। 20वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो कुछ 1966 में हुआ था। इसमें कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे जो डील करते थे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से। तो देखो क्या हुआ था, अलग से कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, कुछ संस्थाएं बनाई हुई थी। अगर कुछ इश्यूज है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वो सीधे कहां पर जा सकते हैं, उसके डिस्प्यूट्स को लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो इस अमेंडमेंट में इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को हटाया गया या अबॉलिश किया गया
और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी गई कि अगर कोई भी इशू है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन डील करेगा उसके लिए? सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी गई कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डील कर सकता है। 21st अमेंडमेंट 1967 में हुआ था। बहुत सारी चीजें हुई थी इसमें। सबसे पहले तो केरला का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1963 में आया था, उसके 9 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन मिला, जैसे मैंने बताया। उसके साथ साथ हमारी एक लैंग्वेज थी सिंधी। सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में दर्जा दिया गया। ओरिजिनली ऑफिशियल लैंग्वेज 14 थी, तो सिंधी को 8वें शेड्यूल में जोड़ा गया और ये 15वीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनी। क्लियर? नेक्स्ट इज 25th अमेंडमेंट। 2 अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं, 25th और 26th। तो यहीं पे 26 पे आप लिख लेंगे, दोनों सेम ही ईयर में हुए थे। 26 में क्या किया गया था? जो प्राइवी पर्स था, प्राइवी पर्स क्या होता था? जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि उनकी पावर को खत्म कर दिया गया था, तो गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स को कुछ सैलरीज देती थी, कुछ अलाउंस देती थी। तो गवर्नमेंट ने इस प्राइवी पर्स, जो प्रिंसली स्टेट्स को जो रियासतें होती थी, उनको जो पैसा दिया जाता था, विशेषाधिकार दिए जाते थे, उनको क्या कर दिया था? पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और 25th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था। तो दोनों सेम ईयर हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 25th में राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया और 26 में जो प्राइवी पर्स है, दोनों 1971 में हुए। प्राइवी पर्स क्या होते थे? अब प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स को कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाते थे, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में अमेंडमेंट करके इन अलाउंसेस को प्रिंसली स्टेट्स के बंद कर दिया था। क्लियर? 27 में क्या किया गया? अगेन केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया और उसे क्या किया गया? 9 शेड्यूल में प्रोटेक्शन दी गई। नेक्स्ट इज 30th अमेंडमेंट एक्ट 1972। 30th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? जो रिजर्वेशन था SC ST का लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसे 10 साल के लिए इंक्रीज किया गया। तो यहाँ पर रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था SC ST का 10 साल के लिए, जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ करता था। 31st अमेंडमेंट में 2-3 चीजें हुई थी। एक तो सिक्किम को 22वां स्टेट का दर्जा मिला था, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंज किए गए थे। उसके साथ साथ लोकसभा की जो सीट्स थी, इसे आप 1972 कर सकते हैं, इंप्लीमेंट ये 1973 से हुआ था, 31वां। और उसके अलावा लोकसभा की सीट्स 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। क्लियर? नेक्स्ट है 33rd अमेंडमेंट। जो केरल, मद्रास और मैसूर था, उसकी कुछ संपत्तियों को जो अधिग्रहण की हुई थी, उनको क्या दिया गया? रिकग्निशन दिया गया, वैलिडेशन दिया गया 1974 में। नेक्स्ट इज 34th अमेंडमेंट। 34th अमेंडमेंट 1974 में पास किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? यह घोषणा की गई थी कि सदन की सदस्यता में किसी रिक्त के आधार पर प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो डिक्लेयर दैट द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नेक्स्ट इज 36th अमेंडमेंट। 36th अमेंडमेंट 1975 में क्या किया गया? सिक्किम को एक फुल्ली फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया, भारत के अंदर, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 37th अमेंडमेंट। अब 9 शेड्यूल की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन था, उसको किसके अंदर डाल दिया गया? 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया, ताकि उसे कोई जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए चैलेंज ना किया जा सकते। इमरजेंसी के टाइम पे हुए थे। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? बेसिकली इमरजेंसी लगाई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की वजह से उसके इलेक्शंस में गड़बड़ी पाई गई थी। तो इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस को 9 शेड्यूल के अंदर डाला, ताकि आगे चल के इसे जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। 40th अमेंडमेंट। 40th अमेंडमेंट में तो सबसे पहले तो जो आर्टिकल 368 है, उसकी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया, अमेंड करने की पावर्स को, कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है, उसको पावर दे दी गई कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो है, जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो मैरीटाइम जोन्स हैं इंडिया के, उसकी बाउंड्रीज को क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। 41st अमेंडमेंट।
अभी तो हमने प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन को देखा था, यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को किसके अंदर डाला गया? 9 शेड्यूल के अंदर डाला गया, ताकि इसे जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज ना किया जा सके। 42nd अमेंडमेंट हम सब पढ़ते आ रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जुडिशरी में बहुत चेंज किए गए थे, प्रीएम्बल में चेंजेस हुए थे, पार्लियामेंट की पावर में चेंजेस हुए थे, और साथ के साथ क्या ऐड की गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। 44th अमेंडमेंट हम सबको पता है 1978 में हुआ था, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा, उसको रिमूव किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और उसको आर्टिकल 300A के अंदर लीगल राइट बनाया गया। तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था और इमरजेंसी में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट इज 56th अमेंडमेंट 1985। जब मैं 56 अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं तो शेड्यूल में हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या लाया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और कौन से शेड्यूल को ऐड किया गया था? 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो दल बदल कानून लाया गया था, मतलब अगर कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहे जा सकता है, लेकिन अपनी पोस्ट से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो बिना रिजाइन के कोई भी पार्टी को नहीं छोड़ सकता, अगर कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है। तो इसे 56 अमेंडमेंट 1985 कहते हैं, जिसमें 10 शेड्यूल को ऐड किया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उसके अलावा एक और शेड्यूल अमेंडमेंट है पहले, 48th अमेंडमेंट 1984। तो प्रोटेक्टेड लॉ रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी बाय एडिंग 9 शेड्यूल। तो अगर कोई भी लॉ है जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, तो उसे किसके अंदर डाल दिया गया? 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। 50th अमेंडमेंट देख लो एक बार। 50th अमेंडमेंट में फिर से क्या किया गया? 1984 में अगले 10 साल के लिए SC ST की सीट्स को बढ़ाया गया लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। 51st अमेंडमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट रूल जो है पंजाब में, उसको वैलिडेशन मिली थी और लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे? डिसॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट इज 61st अमेंडमेंट। 56 हमने देख लिया है अमेंडमेंट 1985, जिसमें क्या किया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। नेक्स्ट इज 61st अमेंडमेंट 1989, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है ये भी। इसमें क्या किया गया? जो वोटिंग एज है उसे 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फॉर द इलेक्शन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 65th अमेंडमेंट 1919। 65th अमेंडमेंट में फिर से क्या किया गया? SC ST की सीट्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1919 से 2000 के लिए फिर से 2 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट इज 66th अमेंडमेंट। 66th अमेंडमेंट 1990 में क्या किया गया? उससे अलावा अगर मैं 65th अमेंडमेंट की बात करूं तो एक तो ये किया गया था, उसके अलावा 2 चीजें और की गई थी इसमें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 2 कमीशन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, NC SC और NC ST। 66th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 को आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया पंजाब में। 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट ये दिल्ली के लिए था। ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे आप। 69 अमेंडमेंट में क्या किया गया? जो दिल्ली थी उसे NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का दर्जा दिया गया, स्पेशल यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और इसी में क्या किया गया? 70 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश की गई और 7 मेंबर्स की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की गई। तो दिल्ली को स्पेशल यूनियन टेरिटरी का दर्जा किस अमेंडमेंट के अंदर मिला था? 69th अमेंडमेंट के अंदर। 71st अमेंडमेंट। ओके, यहां पर भी मिसप्रिंट हो गया, एक बार ये भी आप करेक्ट करेंगे। 79 अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो 3 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस को दर्जा मिला था 8 शेड्यूल के अंदर। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 और ऑफिशियल लैंग्वेज। 15 हम सिंधी पढ़ चुके हैं,
14 ओरिजिनल थी, तो यहाँ तक आते आते कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? 18। 4 और ऐड होंगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, तो टोटल कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 22, जो एट प्रेजेंट है। 71st अमेंडमेंट के अंदर आपको याद रखना है कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाओं को किसका दर्जा दिया गया था 8 शेड्यूल में ऑफिशियल भाषाओं का। और टोटल अब तक कितनी हो गई थी? 1992 तक 18 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। क्लियर? 72nd अमेंडमेंट 1992 में पार्ट 9 को ऐड किया गया पंचायती राज के लिए, और उसके बाद इनको डिवाइड किया गया 73rd और 74th में। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर क्या किया गया? बेसिकली रूरल एरिया के लिए, जो रूरल एरिया था उसके लिए पंचायत लाई गई, और जो 74th अमेंडमेंट था उसके लिए अर्बन एरिया के लिए पंचायत लाई गई, यानी म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं 11वें और 12वें शेड्यूल में भी, 11वां और 12वां शेड्यूल भी ऐड किया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 82nd अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट में क्या किया गया? क्लोज 4A ऐड किया गया 15 के अंदर, जिसमें रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन की मांग रखी गई। 86th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया? एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 2002 में, हमने देखा है आर्टिकल 51 के अंदर, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए मैंडेटरी एजुकेशन कर दी गई। उसके साथ साथ आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया, जो भी किस चीज से रिलेटेड था? 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज 95th अमेंडमेंट। 95th अमेंडमेंट अगर मैं दो बात करूं तो इसमें माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस के लिए बात की गई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्व सीट्स के रिजर्वेशन की और इंस्टीट्यूट्स की बात की गई थी। 92nd अमेंडमेंट, ओके, 92nd अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं 2003 में आया था ये, यहां पर भी आप एक बार चेंजेस करेंगे। 92nd अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड की गई, और टोटल 18 हम पहले देख चुके थे, प्लस 4, तो टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है 92nd अमेंडमेंट 2003 में क्या किया गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऐड की गई, और टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई? 8 शेड्यूल के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई। 97th अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ही क्या लाया गया था? आर्टिकल 43 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर क्या की गई थी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड की गई थी। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या लाई गई थी? भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाई गई थी। क्लियर? 100 अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, 100 अमेंडमेंट के अंदर 2015 में ये हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या किया गया? जो हमारा एक कमीशन था जिसका नाम था कॉलेजियम सिस्टम, उसका नाम चेंज किया गया और उसकी जगह उसे क्या किया गया? एनजेसी। लेकिन यह रहा 1 साल के लिए था, अभी भी क्या चलता है? कॉलेजियम सिस्टम। अब व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। तो एक 5 मेंबर्स की टीम होती है, इसे कॉलेजियम सिस्टम की जगह इसे क्या नाम दिया गया? एनजेसी सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसका काम होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बट ये 1 साल तक ही रहा, आगे चल के वापस इसे कॉलेजियम कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट भी कौन सा है? कॉलेजियम सिस्टम ही है। तो ये तो 100 अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज 101st अमेंडमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। यहां से 101st से 6 तक टोटल कितने अमेंडमेंट्स हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? अब तक 106 अमेंडमेंट हुए हैं। तो हमें ये लास्ट के 6 देखने हैं काफी अच्छे से। अगर मैं 101st अमेंडमेंट की बात करूं तो ये 2016 में हुआ था, जिसके अंदर आर्टिकल 246A ऐड किया गया, और क्या कौन सा सिस्टम लाया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में जो जीएसटी लाई गई थी वो किस अमेंडमेंट के तहत लाई गई थी? 101वें संविधान संशोधन 2016। क्लियर? 101st अमेंडमेंट के अंदर क्या लाई गई भारत में? जीएसटी सिस्टम
इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इज 102nd, 2 साल बाद हुआ 102 अमेंडमेंट 2018 में। 102 अमेंडमेंट में क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था एनसीएससी, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, सेम ऐसे ही यहाँ पर एक और कमीशन लाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी। एससी एसटी का पढ़ चुके थे, यहाँ पर किसके लिए आया है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, जिसे क्या नाम दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब यहाँ से एक दो चीज समझनी है, क्योंकि आगे जो अमेंडमेंट आएगा वो इसी से रिलेट होगा। सेंटर लेवल पे एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम दे दिया गया एनसीबीसी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अभी तक क्या होता था, स्टेट के पास पावर थी कि वो अपने ओबीसी की लिस्ट प्रिपेयर कर सकती थी कि किस कास्ट को ओबीसी में डालना है। अब जैसे ही एनसीबीसी आया तो ये पावर स्टेट से जाकर किस पे चली गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, लिस्ट बनानी जब स्टार्ट की तो बहुत सारी ऐसी कास्ट थी जिनको ओबीसी से आउट कर दिया, जो स्टेट की लिस्ट में ओबीसी में आती थी। सिचुएशन समझो क्या हुआ, पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता था, वो अपनी ओबीसी के लिए लिस्ट बना सकती है किस कास्ट को ओबीसी के अंदर डालना है। लेकिन जैसे ही एनसीबीसी कमीशन आया तो ये पावर सेंटर के पास पहुंच गई, क्योंकि ये सेंटर कमीशन था। अब एनसीबीसी ने ओबीसी की लिस्ट प्रिपेयर करनी स्टार्ट की और बहुत सारी कास्ट को ओबीसी से आउट कर दिया। तो एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कि पहले कास्ट वो ओबीसी में आती थी जब स्टेट लिस्ट बनाता था, अब वो ओबीसी में नहीं आती थी। 103rd अमेंडमेंट 2019 में आया, जिसमें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में आते थे उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो ईडब्ल्यूएस आया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो किस अमेंडमेंट के तहत आया था, 103rd अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट इज 104th अमेंडमेंट 2019, ये 2019 के लास्ट में पास हुआ था और 2020 में ये एनफोर्स हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था, जो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स हैं उन्हें अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और उसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी उनको रिमूव कर दिया गया। लोकसभा के अंदर 2 सीट्स हुआ करती थी और विधानसभा के अंदर 1 सीट हुआ करती थी, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं कराया गया, तो वो ऑटोमेटिकली हट गई और यहाँ से इन सीट्स को हटाया गया। तो रिजर्वेशन 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया और एंग्लो इंडियन की सीट्स को हटा दिया गया 104th अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज 105th अमेंडमेंट। अब ये जो 105th अमेंडमेंट है 2021 में आया था, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है 102nd अमेंडमेंट से। अभी मैंने पढ़ाया था 102nd अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जहां पर एनसीबीसी के पास किसकी पावर पहुंच गई थी कि वो ओबीसी की कास्ट डिसाइड कर सकता है कि किस कास्ट को ओबीसी में डालना है। अब डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए सेंटर में, स्टेट्स में बहुत सारी कास्ट ऐसी थी जो कहीं ना कहीं ओबीसी की लिस्ट में आती थी, अब वो ओबीसी की लिस्ट से बाहर हो गई। सो वापस से अमेंडमेंट किया गया और जो पावर एनसीबीसी को दी गई थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को दी गई थी, वो वापस पावर उससे लेके किसको दे दी गई, स्टेट को लेके दे दी गई। तो जो गलतियां 102nd अमेंडमेंट में हुई थी उसको चेंज किया गया 105th अमेंडमेंट 2021 में। एनसीबीसी के पास जो लिस्ट थी स्टेट के लिए या फिर सेंटर के लिए ओबीसी की बनाने की, वो वापस से स्टेट को दे दी गई कि अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ओबीसी की लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है। क्लियर। एंड लास्ट इज 106 अमेंडमेंट जो अभी 2023 में आया है, जिसमें व्यूमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया 1/3 या मैं क्या बोल सकता हूँ 33% इन द इलेक्शन, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो व्यूमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड है, 2023 में आया है और ये अभी तक का हमारा लास्ट अमेंडमेंट है। तो लास्ट अमेंडमेंट हमारा कौन सा रहा है, 106th अमेंडमेंट एक्ट 2003। सो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पूरा अमेंडमेंट को समझा है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट समझे हैं, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखा है। अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने समझा है, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल विद स्टेट एसेंट्स। सो उम्मीद करता हूं आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।